हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वह जनवरी में होने की संभावना है। आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरीके का आता है, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो एसएसटी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। एसएसटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लेवल 2 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें मैंने 2 पेपर सॉल्व करवाए हैं। आज मैं ईवीएस का पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर है 2022 में जो पेपर हुआ था, जनवरी 2022 में, यानी एग्ज़ाम 2021 में होने वाला था दिसंबर में, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हो नहीं पाया था, तो ये जनवरी 2022 में करवाया गया था। तो ये वही पेपर है। तो इसमें मैं जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर के ईवीएस के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है फूलों की घाटी, दूसरा है दोरांग घाटी, तीसरा है शांत घाटी और चौथा है सूरमा घाटी। तो जैव विविधता जो एक शब्द है, इसका उपयोग किया जाता है पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए। अब इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, साइलेंट वैली। अब आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये केरल में है, ये भी आप याद रखिएगा। जो शांत घाटी है ये दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है, ये आपको याद रखना है। राज्य पूछ लिया जाए तो केरल याद रखिएगा। और ये दुनिया के 10 सबसे गर्म जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, और यह माना जाता है कि यह भारत में प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एकमात्र जीवित अंश है। तो इतना आपको याद रखना है। अब फूलों की घाटी कहाँ पर है, आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है, केरल में। अगला प्रश्न दिया गया है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। पहला है एक स्वच्छ ईंधन, दूसरा है एक मीथेन उत्सर्जन करने वाला, तीसरा है नीले ज्वाला से जलने वाला, और चौथा है उच्च ऊष्मीय मान। तो एलपीजी के संदर्भ में जो असत्य है वह हमें बताना है। तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो सही लिखा हुआ है पहला। मीथेन उत्सर्जन करने वाला और नीले ज्वाला से जलने वाला, ये सही है। और उच्च ऊष्मीय मान, लेकिन ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है, तो ये गलत है, और गलत ही हमसे पूछा गया है, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पहला विकल्प है पौधे और पशु, दूसरा है उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, तीसरा है उत्पादक व उपभोक्ता, और चौथा है जैविक व अजैविक पदार्थ। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछे गए हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक और अजैविक पदार्थ। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मकर रेखा है। तो मकर रेखा जो है ये 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 23.5 अंश साउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पहला विकल्प है डॉक्टर आर डी मिश्रा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर वीटाकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर ऊडम, और चौथा है डॉक्टर ए जी टांसले।
तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया डॉक्टर A.G. टांसले ने। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सभी जीव जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, मनुष्य के साथ साथ भौतिक परिवेश एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है बिहार में और चौथा है मध्य प्रदेश में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, क्यों शुष्क हैं ये पूछा गया है। पहला है निम्न ताप प्रभाव, दूसरा है दाब प्रभाव है, तीसरा है रेन शैडो प्रभाव है और चौथा है उच्च तुंगता प्रभाव है। तो भारत में पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन शुष्क हैं, क्यों शुष्क हैं? क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है यानी कि वृष्टि छाया प्रभाव है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो वृष्टि छाया प्रभाव के कारण ये शुष्क हैं क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? पहला विकल्प है 1960 ईस्वी में, दूसरा है 1975 ईस्वी में, तीसरा है 1972 ईस्वी में और चौथा है 1962 ईस्वी में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था, जिससे कि पशुओं को शिकार से बचाया जा सके और पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प 1972 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। पहला विकल्प है सूर्य तप, दूसरा है ऊष्मा बजट, तीसरा है सौर स्थिरांक और चौथा है सौर ऊर्जा। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक यानी कि सोलर कांस्टेंट। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है USSR, तीसरा है USA और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से, यानी कि तब रूस जो है USSR हुआ करता था, यानी कि सोवियत संघ। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, USSR। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। पहला विकल्प है शाकाहारी, दूसरा है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, तीसरा है जीवाणु और चौथा है मांसाहारी। तो पूछा गया है सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, तो वह होता है मांसाहारी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो पृथ्वी के सबसे पास है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे निचली परत है, इसमें बादल, बारिश ये सब इसी में संपन्न होता है। इसके ऊपर समताप मंडल है, ये भी याद रखिएगा। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है, तो ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था ये बताना है। पहला विकल्प है 11 मई 1972, दूसरा है 11 दिसंबर 2002, तीसरा है 16 अक्टूबर 1990 और चौथा है 10 दिसंबर 1980। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2002 को। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पहला है शिफ्टिंग खेती, दूसरा है जैविक खेती, तीसरा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती और चौथा है गिलास हाउस में पौधे लगाना। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो वह है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जैविक खेती जो है कृषि की एक प्रणाली है जो बड़े पैमाने पर जानवरों और पौधे के कचरे और नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर फसलों से प्राप्त पारिस्थितिक रूप से आधारित कीट नियंत्रण और जैविक उर्वरकों का उपयोग करती है। तो ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा संबंधित है। पहला विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दूसरा है बोरिक अम्ल, तीसरा है एस्टिक एसिड और चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WWF से आशय है। पहला विकल्प है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वॉच फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा है वर्ल्ड वॉर फंड। तो WWF से आशय पूछा गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष। ये 1961 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। देखिए मैंने आपको पहले ही प्रश्न में ये बताया था कि इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है और इसी पेपर में ही पूछा गया है। पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है उत्तराखंड में, तीसरा है सिक्किम में और चौथा है हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? पहला है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरा है केंद्रीय जल आयोग और चौथा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये 1974 में गठित एक वैधानिक संगठन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। पहला विकल्प है सिसिली में, दूसरा है रॉकीज में, तीसरा है एंडीज में और चौथा है हवाई में। तो कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपाक्सी ये कहाँ पर है? ये है एंडीज में। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जो एंडीज पर्वत है उसी में ये ज्वालामुखी स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो इसी में ये ज्वालामुखी स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है सिंधु, तीसरा है ब्रह्मपुत्रा और चौथा है यमुना। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, यानी यहाँ पर इंग्लिश में ब्रह्मपुत्रा लिखा जाता है और यही हिंदी में लिखा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत की सांगपो नदी है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और बड़े पैमाने पर बहने वाली मुक्त बहने वाली नदियों में से एक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्रुव तारा कहा जाता है? पहला है उत्तरी तारे को, दूसरा है पश्चिमी तारे को, तीसरा है पूर्वी तारे को और चौथा है दक्षिणी तारे को। तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नॉर्थ स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? पहला विकल्प है 1972 में, दूसरा है 1985 में, तीसरा है 1981 में और चौथा है 1973 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ? पहला विकल्प है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, दूसरा है नरम दल व गरम दल के मध्य, तीसरा है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य और चौथा है हिंदू व मुस्लिम के मध्य। तो लखनऊ समझौता 1916 ये किसके मध्य हुआ? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और 1916 में लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर भी हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? पहला है राजस्थान में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा है गुजरात में। तो जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? पहला है चट्टानों की शक्ति मापन, दूसरा है इनमें से सभी, तीसरा है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग और चौथा है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? पहला विकल्प है 20 जनवरी 1950, दूसरा है 13 नवंबर 1949, तीसरा है 21 मई 1949 और चौथा है 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो मैग्निफिकेशन है? पहला विकल्प है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, दूसरा है इनमें से सभी, तीसरा है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि और चौथा है जीव के आकार में वृद्धि। तो बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन, ये क्या है? जैव आवर्धन, जिसे जैव प्रवर्धन या जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है खाद्य श्रृंखलाओं में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि होना। ये पदार्थ अक्सर विषाक्त या दूषित वातावरण से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है कवक और चौथा है मृदा। तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है पूछा गया है, तो वह है कवक। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अजैविक घटक के अंतर्गत और क्या क्या आता है? जैसे कि भूमि है, पानी है, फास्फोरस, मृदा, ये जो प्राकृतिक भौतिक संरचनाएं हैं, निर्जीव प्राकृतिक भौतिक संरचनाएं, ये होती हैं अजैविक घटक। तो ये आपको याद रखना है। कवक जो है ये जीवित जीव है जो खमीर, फफूंद और मशरूम के रूप में पाया जाता है, तो ये अजैविक घटक नहीं है। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है?
पहला विकल्प है न्यूयॉर्क में, दूसरा है नागासाकी में, तीसरा है एम्स्टर्डम में और चौथा है सिडनी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये पेपर था यूपी टेट 2022 का। इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। पेपर 2 के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की सोशल साइंस की क्लास 6 से लेकर 8th तक की जो किताबें हैं उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की बुक की शुरुआत हो चुकी है। 2 वीडियो आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यदि आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपको एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या आप रीट मेंस का पेपर देने वाले हैं, तब भी आपको एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताबें पढ़नी पड़ेंगी यदि आपका लेवल 2 में एसएसटी सब्जेक्ट है। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए वो वीडियो हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।